हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो आज हम जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसके सेकेंड पार्ट में है। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है शूट करके आपको दे दिया था। हम सेकेंड पार्ट में क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट में उनका न्यूक्लियर मॉडल है, ठीक है। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है और उनके ड्रॉबैक के बारे में देखेंगे, ठीक है, जो कि आगे चल के बोहर मॉडल को सपोर्ट करने वाली है, हेल्प करने वाली है। इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, फिजिक्स की चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने लिख के रखा हुआ पहले से कि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। देखो, जो रदरफोर्ड का मतलब न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं नीचे एक एक चीज ना समझाते चला जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, पहली चीज क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव चार्ज and most of the mass of atom was densely मतलब concentrated in an extremely small region. this is very small portion of atom was nucleus. अब देखो, ये तो लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझोगे कैसे इस बात को। उन्होंने, रदरफोर्ड ने ये बोल दिया कि ये रहा तुम्हारा एटम, मतलब ठीक है, ये रहा एटम, ये जो लाइन बनाई है एटम की ऑर्बिट हो गई। उन्होंने ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, इस चीज के बारे में बोल दिया। मतलब उन्होंने जो बोला पॉजिटिव चार्ज और जो उसका मास है, एक एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज न्यूक्लियस। मतलब उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। उनकी डिस्कवरी जो थी, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उसने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। उन्होंने बताया कि जो एक एटम होता है उसका सारा मास, ठीक है, और पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो कहाँ होता है? एक ही जगह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये पहली बात हो गई, इन्होंने बताया। दूसरी बात क्या बताया? द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इसको उन्होंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोला? न्यूक्लियस, जिसमें ऑल पॉजिटिव चार्ज है और मास है, इंक्लूडिंग मास, ठीक है। तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। दूसरी चीज उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑर्बिट दिख रहा है, ये क्या है? ये जानते हो, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब कक्ष ना। ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसी ऑर्बिट में मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है, समझ गए। तो ये ऑर्बिट है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस ऑर्बिट में, ठीक है। तो न्यूक्लियस सराउंडेड है किससे? विथ अ वेरी हाई, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। किससे सराउंडेड है? इलेक्ट्रॉन से। देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। कहां पे हैं? ऑर्बिट पे हैं। वही चीज ये बोल रहा है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है, दस मतलब इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल द सोलर सिस्टम इन विच। अब देखो, समझो, सोलर सिस्टम समझते हो ना, जिसमें एक सोलर सिस्टम में सन होता है, फिर मतलब और जो 8-9 प्लेनेट हैं, ठीक है, ठीक है, वो होते हैं लाइन बाय लाइन। जैसे अर्थ हो गया, ठीक है, मतलब मार्स हो गया, ऐसे वीनस करके जो 8-9 ग्रह होते हैं ना। तो इसमें ये बोल रहा है, इसको समझो, इसमें ये बोल रहा है ये जो न्यूक्लियस है लाइक अ सन, न्यूक्लियस सूरज की तरह है, और इलेक्ट्रॉन्स जो उसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? प्लेनेट की तरह है। जैसे सन, मान लो ये सन है और सन के चारों तरफ ढेर सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं ना, सराउंड करते हैं। वैसे ही उन्होंने ये बोला कि न्यूक्लियस तुम्हारा सन है और उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चक्कर लगा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? वो प्लैनेट्स है, ठीक है। समझ गए बात को? तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे, सोलर सिस्टम इन विच न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन। न्यूक्लियस किसकी रोल को प्ले कर रहा है? सन का। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग लाइक अ प्लैनेट। इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिख रहे हैं? प्लैनेट की तरह दिख रहे हैं। दूसरी बात समझ गए? और दूसरी बात ये भी, और दूसरी बात में क्या थी? जिन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और किसमें? ऑर्बिट में। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और थर्ड बात क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है ये आपस में साथ इसलिए हैं क्योंकि किस लिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लग रहा है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक साथ टिके हुए हैं, ठीक है। तो ये इनकी तीन जो है न्यूक्लियर मॉडल थी और इन्होंने ही न्यूक्लियस के बारे में बताया था। देखो मैंने ब्लैक से करके इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी, मैं फटाफट एक बार फिर से तुमको बता दे रहा हूं। द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास of atom was densely concentrated in an extremely small region, thus very small portion of the atom was nucleus। मतलब इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। दूसरी इन्होंने किस चीज के बारे में बताया, इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है इज लाइक अ सन और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाते हैं, इज लाइक अ प्लेनेट। तो उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। थर्ड चीज उन्होंने ये बताई कि जो ये है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है साथ में कैसे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसके कारण इसमें देखो अट्रैक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है एक साथ है। समझ गए, इस मॉडल को समझ गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर क्या था कि कुछ चीजें रह गई थी जो ये बता नहीं पाए शायद, ठीक है। उस टाइम पे या तो ये सोच नहीं पाए या तो एक्सपेरिमेंटली वो चीज प्रूफ नहीं हो पाई, तो उसी चीज को इनका ड्रॉबैक बोला गया, ठीक है। कि मतलब क्या कमियां थी इनके मॉडल में, ठीक है, इनके मॉडल में क्या कमियां थी। तो देखेंगे इनके ड्रॉबैक को। इसको हटा दूं, नोट कर लो, फिर हटा देता हूं, ठीक है। चलो इनके ड्रॉबैक को देखेंगे, इनके मॉडल में कमी क्या आ गई थी। इसके पता इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बोहर, ठीक है। बोहर भी फेल्ड हुए थे, पर ऐसे समझो कि एटम के स्ट्रक्चर में बेटरमेंट होना स्टार्ट हो गया था, मतलब वो और अच्छा होता चला जा रहा था जिस मतलब जैसे जैसे उसकी डिस्कवरी बढ़ रही थी। तो ड्रॉबैक लिखना, तो इनका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक क्या था इनका, देख तो पहले लिख लेते हैं यार, ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर समझाता हूं ड्रॉबैक क्या था। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन, दिस मॉडल does not explain the stability of atom। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए। और कैसे नहीं बता पाए, देखो पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन मेरे साथ चाहो तो लिखते रहो, ठीक है, तुम्हारा भी टाइम बचेगा। एक्सेलरेशन, द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन सही लिखा हूं ना, गलत लिखा हूं क्या, इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन lose their energy and collapse with atom। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं। पहली जो ड्रॉबैक इनकी ये थी, इन्होंने जब अपना मॉडल दिया तो इसी के बीच एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, मैक्सवेल साहब। अब ये मैक्सवेल जो अंकल हैं
इज लाइक अ फूफा जी, ठीक है, मतलब अब पता नहीं फूफा जी किस लिए फेमस है, पर क्या होता है कि जो हर चीज में घुसे रहते हैं। जो मैक्सवेल है वो केमिस्ट्री में भी तुमको दिखेंगे, फिजिक्स में भी तुमको दिख जाएंगे, मतलब दोनों चीज में, इवन मैथमेटिक्स में भी कहीं कहीं पे मैक्सवेल जी आ जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। जैसे वो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन की थियरी देखोगे हर जगह पर अप्लीकेबल होगी, वो दिए रहेंगे कोई एक थ्योरी। वैसे ही मैक्सवेल साहब थे। हाँ, पर मैक्सवेल साहब की बात ये थी कि उन्होंने बेटर किया चीजों को, तो उसी उन्हीं के मतलब इसी टाइम जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मैक्सवेल जो थे उनकी भी एक रिसर्च आई, एक एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट ये था, पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझो। उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी ऐसे रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में तो ये कुछ एनर्जी लॉस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को लॉस करेगा। ये उनका क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, ठीक है। ये क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी क्या था कि कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करेगा तो वेलोसिटी होने के कारण वो क्या करेगा? एनर्जी को लॉस करेगा। उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था? उनके हिसाब से होना ये चाहिए था, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह, जैसे ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये नहीं, रुको, ठीक है। देखो, होना ये चाहिए था, रुको मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूं तब तुमको समझ में आएगा। मान लो ये न्यूक्लियस है, उनके हिसाब से क्या था, अब समझो मेरी बात को। उनके हिसाब से ये होना चाहिए था कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? एनर्जी लॉस करना चाहिए, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होते 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 वो न्यूक्लियस में क्या करेगा? गिर जाएगा, न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा। तो इस हिसाब से अगर इस थियरी को देखें और इस थियरी के हिसाब से अगर कोई पार्टिकल यार उसके न्यूक्लियस से ही कोलैप्स कर जाएगी तो एटम का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाएगा ना। एटम मतलब कुछ नहीं, एटम तो होता ही नहीं इस हिसाब से। तो जब एटम नहीं होता तो हम कैसे हैं? हम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने हुए हैं भाई, ठीक है। तो न हम होते, न कोई ऑब्जेक्ट होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पर अब ये उनकी थियरी इस हिसाब से, मतलब मैक्सवेल की जो थियरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, उस टाइम तो सही थी। तो रदरफोर्ड बता नहीं पाए कि ये क्यों हो रहा है, मतलब वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये क्यों कोलैप्स कर जाएगा। उन्होंने तो सही बोला था, उन्होंने जो बोला वो सही बोला कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा। उन्होंने जो बोला वो सही बोला, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से उनकी जो ये एक बात थी वो गलत होगी, क्योंकि वो बात प्रूफ नहीं कर पाए। देख रहे हो, लोग सही बोलकर भी गलत सिद्ध हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बातों को प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो मैक्सवेल साहब जो थे उनके हिसाब से ये सही था और उनका मॉडल गलत हो गया रदरफोर्ड का। समझ गए? तो उनका ड्रॉबैक ये था कि बेचारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा चलो तुमको एक बार और समझाता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, मतलब घूमता है, तो वो क्या करता है? एनर्जी लॉस करता है। एनर्जी लॉस करता है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी वो, और अपने न्यूक्लियस से वो जाके कोलैप्स कर जाएगा, मतलब टकरा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। पर ये बात जो थी ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के हिसाब से ये सही था और ये एक्चुअल में सही था, पर वो बता नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या एटम की स्टेबिलिटी है तो किस लिए है, ये नहीं बता पा रहे थे। समझ गए? ये चीज थी, ठीक है।
तो वही चीज लिखी हुई है वर्ड्स में, उसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे एटम से। इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी इनकी कमी क्या थी, दूसरा ड्रॉबैक क्या था, कमी नहीं बोल सकते, ड्रॉबैक बोलो, ठीक है, वो भी कमी थी, ठीक है। तो दूसरा जो इनका ड्रॉबैक था वो ये था कि ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए एनर्जीज के बारे में। अब पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो दिस मॉडल डज नॉट, दिस मॉडल डज नॉट explain, this model does not explain anything about the distribution of the electrons and the energies of electron। देखो इसका मतलब समझते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो वो बात बोली थी कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब हमने जब साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो भी उन्होंने बोला हाँ एक इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो भी उन्होंने बोला कि हाँ 8 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर फिर साइंटिस्ट के मन में क्यूरियोसिटी आएगी, बोले कि अगर 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो भी उन्होंने यही बोला कि 16 इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब एक ही ऑर्बिट बताया, जबकि आज के टाइम पे हमको पता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे, पहले 2 फिर 8 फिर 8 16 32 ऐसे करेंगे ना, ऐसे। पर उन्होंने बताया कि एक ही ऑर्बिट में सब कर देंगे, ठीक है। और उन्होंने एनर्जीज नहीं बताई। जैसे देखो हम जो अब पढ़ते हैं मॉडर्न में, हम बताती ये 2 है, इसमें 8 भरेंगे, तो ऐसे एनर्जीज भी चेंज होती है ना। मतलब एक E1 है, ये E2 है, ठीक है। तो उन्होंने एनर्जीज के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। तो यही बात है कि दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आज हम पढ़ते हैं उस टाइम पे उन्होंने नहीं दिया। तो ये इनका सेकेंड ड्रॉबैक था, ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक था, तो उन्होंने ये नहीं बताया था। तीसरा जो उनका ड्रॉबैक था, वो जो था ड्रॉबैक, उन्होंने स्पेक्ट्रा को नहीं बताया। देखो क्या था, रदरफोर्ड were unable to explain the line spectra given by इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को समझो, एक चीज और थी जो उन्होंने नहीं बता पाई। ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है भी, जब बोहर का मॉडल पढ़ने लगेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैं बता दे रहा हूं। जैसे एक प्रिज्म लेते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे, एक प्रिज्म लेते हैं, कोई पार्टिकल है, हम स्ट्राइक कराते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन ही है, तो क्या होगा, वो विबग्योर ये कलर्स में, जैसे कलर्स में टूट जाएगा ना, तो क्या होता है कि जैसे रेनबो देखा है, रेनबो देखो कितने कलर का होता है, विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कलरों का होता है, ठीक है, नॉट थला फॉर ए रीजन, ठीक है, 7 कलरों का होता है, वो पहले से ही है, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रा थी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जीज लूज कर रहा था,
तो जो लाइन स्पेक्ट्रम बन रही थी, स्पेक्ट्रा जो बन रहा था, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। मतलब जो इलेक्ट्रॉन थी जाके स्ट्राइक कर रही थी, तो जो ये स्पेक्ट्रा बन रहे थे, कलर्स बन रहे थे, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ये उनकी जो है मॉडल का ड्रॉबैक था। एक बार फिर से समझो कि क्या था। The model does not explain stability of atom according electromagnetic theory। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी सर्कुलर पाथ में तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। उस एनर्जी लॉस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या करता है, अपने ही न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाता है। इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए कौन, रदरफोर्ड। दूसरी चीज कि ये क्या नहीं बता पाए थे, इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और जो एनर्जीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नहीं बता पाया था कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे होंगे, दूसरे जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इस चीज को नहीं बताया था। उन्होंने बताया था एक ही जगह पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एनर्जी सेम होंगी, ठीक है। तो एनर्जीज के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता पाए थे। थर्ड, वो किस बारे में नहीं बता पाए थे, वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए थे। मतलब ये नहीं बता पाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज से स्ट्राइक करेगा या जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, जो उसकी एनर्जी निकलेगी तो वो इस लाइन स्पेक्ट्रम में टूटेगा। इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे। ये उनकी मॉडल की कमियां थी, ड्रॉबैक था। इसी को हम बोलते हैं ड्रॉबैक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ जो रदरफोर्ड थे उनके ड्रॉबैक्स हो गए, मतलब कि उनकी जो मॉडल थी उनके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जो ये सेकेंड पार्ट है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, आज यही खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बोहर के मॉडल को देखेंगे, ठीक है। और जो कुछ जितनी चीजें एनसीईआरटी में होंगी, ट्रस्ट करो, हम वो सारी चीजें, इन सभी चीजों को देखोगे, जो जितनी भी लाइंस में लिखवा रहा हूं सब तुमको एनसीईआरटी में मिलेगी। हम एनसीईआरटी से बियॉन्ड कुछ नहीं जा रहे, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जा रहे, हम एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम होप करते होंगे कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। देखो, किसी भी लेक्चर को देखो, किसी भी टीचर का लेक्चर देखो, उसको पेशेंस रखो, पेशेंस रख के पढ़ो, लास्ट वीडियो के लास्ट तक जाओ। जब तक तुम किसी चीज को स्टार्ट करोगे और बीच में छोड़ के हट जाओगे ना, तो कभी भी तुम उस चीज को सीख नहीं सकते। अगर किसी लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी टीचर हो, उसके लेक्चर को स्टार्ट करो, एंड तक करो, ठीक है। भले बीच में नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही, तुमको नहीं समझ में, बोरिंग फील हो रहा है, फिर भी तुम उसको पूरा करो, देखो तुमको समझ में आता है या नहीं आता, क्योंकि एट द एंड टीचर यही कोशिश करता है कि तुमको समझ में आए, ठीक है। तो मैं होप करता हूं तुम सबसे यही कि तुम्हें समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो तुम बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं उसको फिर दोबारा तुमको बताऊंगा। और अगर तुमको अच्छा लग रहा है लेक्चर, तुम्हें पढ़ने में आसानी हो रही है, तो तुम अपने फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले हैं उन तक भी शेयर करो, ठीक है, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो यार, ठीक है, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हमें भी अच्छा लगेगा तुम पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।